नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल युवा संस्थान में। दोस्तों, आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिए थे गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण से संबंधित विभिन्न पद और गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, उसमें बताए थे गोली दर्पण में दो भाग होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे बनता है? गोली दर्पण के बाहर से और अगर रजतित कर देंगे तो अवतल दर्पण बन जाएगा, और जब अंदर से और रजतित करेंगे तो बन जाएगा उत्तल दर्पण। दोस्तों, आज आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे गोली दर्पण के फोकस तथा फोकस दूरी के बारे में। दोस्तों, चलते हैं अब अगले टॉपिक को देखते हैं क्या होता है गोली दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। टॉपिक को लिख लेते हैं पहले बोर्ड पर। गोलीय दर्पण की फोकस तथा फोकस दूरी। दोस्तों, सबसे पहले हम फोकस के बारे में जानते हैं कि फोकस होता क्या है। तो फोकस का परिभाषा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को हम समझा देंगे। तो फोकस होता है कि गोली दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर गुजारी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु फोकस कहलाता है। दोस्तों, आप लोगों को फोकस का परिभाषा एक बार देख लीजिए। फोकस के बारे में लिखे क्या है कि गोली दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर गुजारी जाती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या काटती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु ही फोकस कहलाता है। दोस्तों, बताएं आपको गोली दर्पण में दो भाग होते हैं, एक होते हैं अवतल दर्पण, दूसरा होते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए पहले बताते हैं कि फोकस होता क्या है। देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण ये बना दिए हैं। ये अवतल दर्पण है, इसका एक प्रधान अक्ष खींच दिए हैं और इसके समांतर देखिए दोस्तों, बोले गोली दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण किसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, इसके समांतर कोई किरण को हम लोग खींच रहे हैं। कोई किरण मान लीजिए AB किरण है, ये जा रहा है कहाँ, प्रधान अक्ष के समांतर गुजार रहे हैं। जैसे यहाँ पर परावर्तन हुआ, ये प्रधान अक्ष के मान लीजिए यहाँ पर जाकर काटाती है, यही बिंदु दोस्तों क्या कहलाती है, फोकस कहलाती है। तो लिख लेंगे और फोकस को पढ़ाया ऐप सूचित करते हैं, इसका लिख देते हैं फोकस को पढ़ाया ऐप से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। तो दोस्तों, यही हो गया इसका फोकस। आप उसी तरह देखिए उत्तल दर्पण में, ये अवतल दर्पण के लिए हो गया। उत्तल दर्पण में एक बार फिर देख लेते हैं। इसमें भी एक प्रधान अक्ष होगा, खींच देते हैं। दोस्तों, इसमें भी देखिए अब कोई प्रकाश किरण को किस ओर, जिस ओर परावर्तक सतह रहता है उसी ओर से प्रकाश किरण को क्या करते हैं, गुजारते हैं। तो हम मान लीजिए इस ओर परावर्तक सतह उत्तल दर्पण का, इस ओर प्रकाश किरण गुजार रहे हैं, से गुजारे। यहाँ पर क्या हो गया, परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद यहाँ क्या परावर्तन इससे हुआ, यानी काटती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही, यही क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा। तो दोस्तों, फिर से हम आप लोग को परिभाषा के साथ एक बार बता रहे हैं। देखिए आप लोग फिगर में, फोकस है क्या, गोले दर्पण यानी दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समांतर गुजारी जाती है। तो दोस्तों, फिर इस लाइन को समझिए। मान लीजिए ये भी एक प्रकाश किरण है, और ये क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर ये भी प्रकाश किरण क्या कर रहे हैं, गुजार रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या है इसका परावर्तन हुआ। परावर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष के बिंदु पर काटेगा, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगा वही बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। सेम कंडीशन उत्तल दर्पण में भी देखिए। देखिए दोस्तों, अगर कहेगा अवतल दर्पण का फोकस का परिभाषा देने के लिए तो बोलेगा कि अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर गुजारते हैं तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु फोकस कहलाती है। वही बोलेगा दोस्तों उत्तल दर्पण में फोकस का परिभाषा देने के लिए तो बोलिएगा उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर गुजारते हैं वह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु कहलाती है फोकस। दोस्तों आपको दोनों तरह का, अगर जो आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो है ये आपको अगर अलग अलग लिखना होगा तो आप वीडियो को 5 सेकंड 10 सेकंड स्किप करके मतलब यानी पीछे स्किप कर लीजिएगा। इस परिभाषा को आप नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। हम डायरेक्ट परिभाषा गोली दर्पण के लिए लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं कि फोकस गोली दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर गुजारी जाती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु क्या कहलाती है, फोकस। और फोकस को पढ़ा जाए एफ से डिनोट करते हैं। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है कि फोकस दूरी है क्या। देखिए दोस्तों फोकस दूरी के बारे में लिख लेते हैं। हमको लगता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें, इसके बाद हम लिखते हैं आप लोगों को। दोस्तों अब आप लोग को फोकस दूरी बता रहे हैं, फोकस दूरी क्या है। फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव, जिसको दर्पण का ध्रुव क्या हुआ, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसी को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को पढ़ाया छोटी एफ से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी को पढ़ाया छोटी एफ से सूचित किया जाता है। दोस्तों एक बार आप फोकस दूरी को समझ लीजिए, फोकस दूरी होता क्या है। फिर से हम फिगर के साथ बता रहे हैं। मान लीजिए एक दर्पण ले लिए हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण ले लिए हैं। तो अवतल दर्पण में सबसे पहले आप लोग को फोकस बता दिए कि जब कोई प्रकाश किरण को प्रधान अक्ष के समांतर गुजारते हैं तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है तो वही उसका क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो देखिए ये क्या हो गया, ध्रुव। दोस्तों ये क्या, दर्पण का मध्य बिंदु यानी ध्रुव है। और ये क्या है, फोकस। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है। और ये क्या है, दर्पण का फोकस। दर्पण के ध्रुव से दर्पण के फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, जिसको करते हैं छोटी एफ से डिनोट। आप लोग को फोकस तथा फोकस दूरी समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को बताएंगे गोली दर्पण में फोकस दूरी तब करता है त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। तो फोकस तथा फोकस दूरी तब करता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आप लोग को बताते हैं गोली दर्पण में फोकस तथा फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आप लोग को गोली दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो हमको उम्मीद लगता है कि यहाँ तक आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। गोलीय दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, रिलेशन। दूसरी बार देख लेते हैं कि दिखता है कि नहीं। नहीं दिख रहा है आप लोगों को। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। इस बार आप लोगों को जरूर दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। इस बार दिख रहा है। दोस्तों गोली दर्पण में दो दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में पहले देख लेते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। चलिए देखते हैं कि अवतल दर्पण के लिए तो पहला लिख लेंगे। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए हम देखेंगे कि
फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो अवतल दर्पण के लिए पहले फिगर बना लेते हैं अवतल दर्पण का। सबसे पहले दोस्तों ये बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस चीज़ को ज़रूर समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा। रटने का कोई ज़रूरी नहीं पड़ता है, सिर्फ हम जो बात बोलेंगे आप उसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोग को ये चीज़ बनाने में सहूलियत मिले। तो हम आप लोग को बताते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि गोलीय दर्पण में फोकस था, फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है, सबसे पहले दोस्तों आप लोग अवतल दर्पण के लिए बनाइएगा। तो अवतल दर्पण के लिए बनाएगा सबसे पहले उसका फिगर बना लीजिएगा अवतल दर्पण का। हम दोस्तों सबसे पहले इसका हम फिगर बना रहे हैं अच्छी तरीका से। और इस अवतल दर्पण का नाम रख देते हैं एम एन, हम नाम रख दिए। इसके बाद इसका एक हम प्रधान अक्ष खींच देते हैं, यहाँ पर पी हो गया। मान लीजिए इसका केंद्र ये है, केंद्र को शीर्ष डोनेट करते हैं। कोई प्रकाश की किरण को ले रहे हैं, इसको किरण ए, इसका मान लेते हैं बी। प्रधान अक्ष किस बिंदु कर रही है, क्या हो जाएगा इसका फोकस। आप लोग को सभी बात बता दिए हैं कि प्रधान अक्ष के संबंध जब कोई किरण को खींचते हैं तो प्रधान अक्ष जिस बिंदु पर काटता है वो क्या होता है, फोकस होता है। इसीलिए इसको नाम दिए फोकस। अब दोस्तों जब परावर्तन होता है तो आप लोग को बताए हैं कि अभिलंब होता है एक, तो अभिलंब को हम लोग डिनोट कर देते हैं, मतलब लिख देते हैं यहाँ पर। अभिलंब को हम लोग क्या कर दिए, दर्शा दिए। ये क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब है। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तब आपको पहले ये बताएं कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है समतल सतह पर भी और गोलीय परावर्तन सतह पर, दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यानी कि ये जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन सतह पर, तो वो कौन सा किरण होता है, आपतित किरण। और ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण और ये क्या है बीच में, अभिलंब। इसके बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को डिनोट करते हैं आई से। यहाँ क्या लिख लेंगे, आई। इसके बाद ये क्या हो जाता है, परावर्तित किरण, और ये क्या हो गया, अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को छोटी आर से डिनोट करते हैं। यहाँ लिख देंगे छोटी आर। इतना तो बात सब लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले अवतल दर्पण का फिगर बनाते हैं, और अवतल दर्पण का फिगर बनाने के बाद उसमें एक प्रकाश किरण लेंगे जो प्रधान अक्ष के समांतर होती है। प्रधान अक्ष के समांतर गुजारने के बाद वहाँ पर क्या होता है, परावर्तन होता है परावर्तन सतह पर। उसके बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगा वो उसका हो जाएगा फोकस। जैसे कि एक प्रकाश किरण लिए हैं, यहाँ पर परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटा वो बिंदु हो गया फोकस। फोकस को डिनोट कर दिए, उसके बाद अभिलंब डाल दिए। तो अभिलंब डालने के बाद अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को मान लिया आई, मतलब होता है आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं आर से। इतना बात करने के बाद हम जो बात बोले वो बात हम लिख लेंगे अब नीचे में। या आप लोग को फिगर के साइड में जगह, फिगर के साइड में लिख लीजिए। हम नीचे में लिखते हैं क्या क्या किए कि माने हैं कि एम एन क्या है, अवतल दर्पण है, तो लिख लेंगे माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। एम एन एक अवतल दर्पण है, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, ठीक है। जिसके प्रधान अक्ष के समांतर ए बी किरण है, जिसके प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष का नाम लिखेगा दोस्तों, तो नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ मान लेंगे ओ, नहीं तो पीसी मान सकते हैं, नहीं लिखेंगे नाम। जिसके प्रधान अक्ष के समांतर ए बी किरण गुजारी जाती है, जो परावर्तन के बाद फोकस ऐप से होकर गुजरती हैं। दोस्तों ये बात हम यही चीज से लिखे, देखिए क्या लिखेंगे, माने हम एम एन कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो माने हैं एम एन क्या है, अवतल दर्पण है, जिसके इसके प्रधान के समांतर ए बी किरण है। देखिए ए बी किरण गुजारी जाती है, गुजारे जहाँ पर क्या हो गया, परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, तो फोकस से गुजरती है, फोकस से होकर गुजर रही है। अत्यंत बात आप लोग को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को हम बताते हैं कि इसमें दोस्तों देखिए हम क्या बोल रहे हैं, परावर्तन के नियम से सबसे पहला बात, कोण आई और कोण आर क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिख लेंगे ओबो अब
परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होता है, कौन आई बराबर कौन आर। आप लोग को परावर्तन के नियम कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला नियम बताए थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक तल में होते हैं। और दूसरा बताए थे कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो वही नियम परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख लेंगे आप परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर। दोस्तों इसको लिखेंगे कैसे, देखिए आई को कैसे लिखेंगे, ए बी सी एंगल ए बी सी बराबर, फिर दूसरा बात कोण आर लिखना है तो सी बी एफ एंगल सी बी एफ। ये हो गया आप कौन परावर्तन के नियम से। दूसरा बात दोस्तों आप लोग को पता होगा, ये मान लीजिए दोस्तों कौन सा रेखा है, ये रेखा और ये रेखा, यानी पीसी रेखा देखिए और ए बी रेखा देखिए, दोनों समांतर रेखा है। आप लोग को पता है जब कोई समांतर रेखा को, और देखिए दोस्तों ये क्या है, बी एफ एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है। जब कोई समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके द्वारा बना गया विपरीत कोण कौन सा कोण होता है, एकांतर कोण। और एकांतर कोण का युग्म जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। आप लोग को पता है दोस्तों, देखिए कोण आई और कोण आर एक सम्मुख कोण या कह सकते हैं या उसको कहते हैं एकांतर कोण। हम लोग एकांतर कोण से बोल रहे हैं कि एकांतर कोण से क्या होगा, दोनों बराबर। ये कोण आई है तो ये भी कोण क्या होगा, आई होगा। तो इसको लिख लेंगे एकांतर कोण से। और एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल क्या क्या होगा, ए बी सी और बी सी एफ, एंगल बी सी एफ कौन कौन से, एकांतर कौन से, एकांतर कौन से। दोस्तों आप लोग को देखिए यहाँ पर अगर समीकरण मानना है तो समीकरण मान सकते हैं हम। देखिए कौन ए बी सी के बराबर है सी बी एफ और कौन ए बी सी के भी बराबर है बी सी एफ। दोस्तों अगर ऐसा कंडीशन में आ जाएगा कि अगर देखिएगा दोनों तरफ, ऐसे दोस्तों आपको पहले समझ आएगा अगर ये इसके बराबर है, यानी मान लीजिए ए बी सी के बराबर है सी बी एफ और ए बी सी के ही बराबर है बी सी एफ, यानी सी बी एफ और बी सी एफ क्या होगा, बराबर होगा। अगर ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो माने दो को बना लिए समीकरण मान लेते इसको अगर दोनों समीकरण को मान लिए हम लोग, अगर दोनों तरफ एक रंग का दिखाई पड़ेगा उसको क्या करेंगे, ढक लेंगे। मान लीजिए एबीसी और एबीसी दोनों में उसको क्या करिए, ढक लिए। और जो बचता है उस दोनों को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। बच्चा ये दोनों ना, इस दोनों को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। इसीलिए एंगल सी बी एफ इक्वल टू एंगल बी सी एफ लिख लिए। अब दोस्तों चलिए फिगर की ओर। सी बी एफ कहाँ पर, एंगल सी बी एफ। दोस्तों सी बी एफ यानी ये एंगल, दूसरा बी सी एफ यानी ये एंगल, यानी दो त्रिभुज में क्या हो रहा है, दो कोण क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। यानी आप लोग को पता है कि किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होते हैं वो क्या होते हैं, कौन सा त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। तो किस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो रहे हैं, देखिए दोस्तों सी बी एफ ये त्रिभुज एक कोण हो गया, और बी सी एफ ये कोण हो गया। अब देखिए कौन सा त्रिभुज बन रहा है, सी बी एफ, यानी ये त्रिभुज बन रहा है, लिख लेंगे। इसीलिए त्रिभुज सी बी एफ कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है। अब दोस्तों आप लोग को एक चीज और पता होना चाहिए, ये चीज आप लोग पढ़े होंगे, 9th में ही पढ़े होंगे। जब किसी त्रिभुज में कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने वाली भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। इसमें दोस्तों देखिए कौन सा कोण बराबर हो रहे थे, सी बी एफ यानी ये कोण बराबर हो रही है, और दूसरा बी सी एफ यानी ये कोण बराबर हो रही है। यानी इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा, ये होगा, और इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा, ये होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, यानी कोण बराबर होते हैं, तो उसके सामने वाली भुजा भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी कहने का मतलब इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है, सी बी एफ के सामने वाली भुजा है सी एफ, यानी सी एफ इक्वल टू बी सी एफ इसके सामने वाली भुजा क्या है, बी एफ, यानी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ। अपना तो बात आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, को फिगर को थोड़ा हम सही कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अपना बात समझेंगे। अब क्या करेंगे, बिंदु बी जो है हम कोशिश कर रहे हैं पी के निकट हो जाए, ठीक है। तो हम बिंदु बी को पी के निकट लाते हैं, तो लिख लेंगे अगर
बिंदु बी पी के नजदीक हो तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, पहले ये था पी एफ, अगर यहाँ पर बी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी एफ, यानी पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ लिख लेंगे, पी एफ बराबर बी एफ। अब दोस्तों देखिए, आप लोग को फिर से वही कंडीशन लगा, देखिए सी एफ बराबर बी एफ है और पी एफ बराबर बी एफ है। आप लोग को क्या बोले, जब ऐसा कंडीशन आता है कि दोनों ऐसा कंडीशन, इसको ही मान लेते हैं समीकरण 1 समीकरण 2, यानी ऐसा समीकरण अगर दोनों एक रंग का दिखेगा उसको क्या बोलते थे, ढक देने के लिए, और जो बचता है उसको क्या कहते थे, बराबर कर देने के लिए। यानी देखिए बी एफ इसका और बी एफ को क्या कर दिया, ढक दिया, बचा किया सी एफ और पी एफ, सी एफ और पी एफ को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, यानी सी एफ बराबर पी एफ। अपना कंडीशन बोल दिए। अब आगे देखते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सी एफ कहाँ है, यहाँ पर है। सी एफ को कैसे निकालेंगे, पीसी में पी एफ को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी पीसी घटा पी एफ को रहने देंगे। अब पी एफ की साइड माइनस में, साइड किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, पीसी बराबर पी एफ प्लस पी एफ। अब दोस्तों आप लोग को चिन्ह परिपाटी नहीं बताए हैं, हम एक बार बोल देते हैं कि चिन्ह परिपाटी में होता क्या है। चिन्ह परिपाटी में होता है अगर कोई भी मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी, अगर इसके लिए मूल बिंदु क्या होगा, दर्पण ध्रुव के बाईं ओर का दूरी, सब दूरी ऋणात्मक होती है, यानी माइनस में, और दाईं ओर की दूरी सब दूरी धनात्मक होती है। हमको जरूरी है बाईं ओर, तो बाईं ओर सब दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। देखिए पीसी भी है बाईं ओर और पीएफ भी क्या है, बाईं ओर, यानी सब दूरी किसमें होगा, ऋणात्मक, यानी पीसी क्या हो जाएगा, ये क्या वक्रता केंद्र, ये क्या है ध्रुव, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। आप लोग को पता होगी। और फोकस से ध्रुव तक की दूरी क्या हो जाएगा, फोकस। आप लोग को ये बात बता दिए हैं। पीसी को भी माइनस आर और माइनस एफ प्लस माइनस एफ। आगे देख लेते हैं, माइनस आर बराबर प्लस माइनस एफ प्लस गुना माइनस माइनस एफ। इस जगह आप लोग को उम्मीद करते दिख रहा होगा, माइनस आर है तो माइनस आर लिख लेंगे, और माइनस एफ और माइनस एफ। आप लोगों को इसी चैनल पर आप लोग को ये कंडीशन बता दिया गया। आप लोग नहीं देखे हैं तो मैथमेटिक्स का बेसिक टॉपिक है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग को पूर्णांक का जोड़ बताया गया है, पहला वीडियो में ही शायद बताया गया है। मैथ में यही चीज़ बताया गया, प्लस माइनस का गुना करते हैं या माइनस माइनस होता है तो क्या किया जाता है, तो हम माइनस और माइनस एफ और माइनस एफ क्या हो गया, माइनस 2f। अब देखिए दोस्तों, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 2 गुना एफ है, यानी ये क्या 2 गुना में है, इस साइड किस में आएगा, भाग में, इसीलिए एफ बराबर आर बटे 2। कहने का मतलब है कि गोली दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध निकला, कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, हाफ है, यानी आधी होती है, भाग दे रहे हैं दूसरी, यानी आधी होती है। दोस्तों लास्ट में आप लोग पॉइंट लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं, मेरे पास जगह नहीं है खाली, हम ये बात बोल देते हैं, लिखिएगा। अतः गोली दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या गोली दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। दोगुनी कैसे होता है, अगर मान लीजिए आर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा, कोनी कोनी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। यानी दोनों कंडीशन होता है, याद रखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज आप लोगों को यहीं पर ये वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छी से समझ में आ गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे इस टॉपिक को। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।